हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अपने अध्याय 16 की चर्चा कर रहे थे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से संबंधित था। आज हम उसी क्रम में हमारे नए अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं, जो भी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जहां पिछले लेसन में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 चुनौतियों, गरीबी, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति का अध्ययन किया था। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ये लेसन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 4 अंक का है, यानी अभी तक इस बोर्ड एग्जाम में इस लेसन से जो प्रश्न आता था वो 4 अंकों का आता था, अथवा में प्रश्न आता था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में क्या होता है, इस लेसन की मार्किंग कम होती है या बढ़ती है, या ये सिलेबस से ड्रॉप किया जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान हिसाब से अगर देखें, यानी लास्ट ईयर तक देखें, तो यहां से 4 अंक का एक प्रश्न आता है, अथवा में आते हैं। हालांकि इसमें से आपको दोनों में से कोई सा एक प्रश्न करना होता है। जहां 16वें लेसन में हमने एक नंबर के 3 क्वेश्चनों को देखे थे कि उस लेसन में से जो क्वेश्चन आएंगे, यानी चुनौती वाले लेसन में से वो माइनर क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर वाले परिभाषाएं हैं, 1 शब्द वाले हैं, 2 लाइन वाले, 1 लाइन वाले, इस तरीके से। लेकिन यहां जो प्रश्न आता है वो पूरा मेजर प्रश्न आता है, 4 अंकों का बड़ा क्वेश्चन आता है। और इसीलिए यहां पर हर एक मैटर को, हर एक पॉइंट को समझना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस के अंतर्गत हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में यदि हम कोई एक पॉइंट भूल जाते हैं तो आगे का जो पूरा सीक्वेंस है वो बिगड़ सकता है, और आंसर लिखने का जो फ्लो है वो खराब हो सकता है। ऐसे में हमें हर एक माइनर शब्द की ओर ध्यान देना आवश्यक होगा। तो टॉपिक की शुरुआत हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से कर रहे हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ शब्द हैं जिनको जानना आवश्यक होगा। वो शब्द कौन कौन से? सबसे पहला शब्द तो आता है खुद अर्थव्यवस्था, कि ये अर्थव्यवस्था होती क्या है। जैसा लेसन नंबर 16 के अंतर्गत आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है, एक अर्थ और दूसरी व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है धन, और व्यवस्था अर्थात व्यवस्था, अर्थात धन से उत्पन्न व्यवस्था, धन के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था, या धन के माध्यम से होने वाली व्यवस्था। आज अगर देखा जाए तो तमाम कार्य पैसों के ऊपर डिपेंड करते हैं, धन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, बिना धन के आज के समय
समाज में व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। जिसकी जेब में पैसा है, जिसकी जेब में धन है, दुनिया उसके कदमों में झुकती है, और जिसके पास धन नहीं, समाज में उसका कोई अस्तित्व नहीं। जैसे मैंने पहले ही चर्चा की थी, आज समाज में अगर जीवित रहना है तो धन बल या बाहुबल दोनों में से किसी एक का होना अति आवश्यक है। बाहुबल अर्थात या तो भुजाओं में ताकत होनी चाहिए समाज से लड़ने की, और बाहुबल नहीं है तो धन बल होना चाहिए जिसके माध्यम से आप समाज में जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि धन सब कुछ है, मैंने पहले भी मामूली चर्चा कर चुका हूं। ऐसा नहीं है कि धन सब कुछ है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि धन बहुत कुछ है, और इसी धन के माध्यम से आज सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक तमाम व्यवस्थाएं इसी धन के माध्यम से ही संचालित हो रही हैं। तो जो व्यवस्थाएं धन के माध्यम से संचालित हो, उस व्यवस्था को अर्थव्यवस्था नाम दिया जाता है। एक पारिभाषिक रूप से देखें तो अर्थव्यवस्था से आशय बाजार, उत्पादन और सेवाओं के माध्यम से जो व्यवस्था उत्पन्न होती है उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बाजार, बाजार का अस्तित्व और बाजार में आपका अस्तित्व धन के माध्यम से ही है। अगर धन नहीं तो बाजार नहीं, और धन नहीं तो बाजार में आपका कोई काम नहीं। बाजार में बहुत कुछ चीजें मिल रही हैं, सब कुछ है, आपकी लेने की आकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत प्रबल हैं। आप चाहते हैं कि तमाम वस्तुएं जो बाजार में बिक रही हैं वो खरीद ली जाएं, लेकिन खरीदने के लिए जेब में 1 रुपया भी नहीं है। क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं। बाजार में खाली इधर से उधर चक्कर लगाते रहोगे, आप वस्तुओं का क्रय नहीं कर सकते। कारण क्रय करने का जो माध्यम होना चाहिए वो माध्यम आपके पास नहीं। तो हम शॉर्टली कह सकते हैं कि धन के माध्यम से उत्पन्न होने वाली व्यवस्थाएं या धन के द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। अर्थव्यवस्था के बाद अगर हम सेकंड टॉपिक पर चलें, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो इस लेसन के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे, और कुछ टॉपिक तो इसी से संबंधित होते हैं। कैसे, वो देखिए। सबसे पहली बात करें विदेशी व्यापार। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है, जिसको हम दूसरे रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। ध्यान दें, दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। जरूरी नहीं कि ये दो देशों के मध्य ही हो, ये 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होता है, और ऐसा व्यापार विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। देखिए जरा, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये 2 देश हैं, एक देश की वस्तुएं दूसरे देश में पहुंच रही हैं और दूसरे देश की वस्तुएं अन्य देश में पहुंच रही हैं। तो इन दोनों देशों के मध्य वस्तुओं का आयात निर्यात होता है।
ये तो दो देशों की बात हुई, लेकिन दो से अधिक देशों की अगर हम बात करें तो स्थितियां इस रूप में जन्म दे सकती हैं। आप देख सकते हैं कि सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये होता है बहु व्यापार, बहुदेशीय व्यापार, या कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक प्रकार अभी हम देखेंगे, विदेशी व्यापार का एक प्रकार हम देखेंगे बहुपार्श्विक व्यापार। अर्थात जब व्यापार दो देशों से अधिक देशों के मध्य हो तो होता तो वह भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार ही है, या कह सकते हैं विदेशी व्यापार ही है, लेकिन विदेशी व्यापार के दो रूप सामने आते हैं। एक द्विपार्श्विक व्यापार और दूसरा है बहुपार्श्विक व्यापार। जब व्यापार सिर्फ दो देशों के मध्य होता है तो उसे द्विपार्श्विक यानी टू डायमेंशियल ट्रेड कह सकते हैं। सिर्फ दो देशों के मध्य, एक देश भारत, दूसरा देश जापान, हम इस प्रकार समझ सकते हैं। भारत ने कोई वस्तु जापान भेजी और जापान ने कोई वस्तु भारत भेज दी, दोनों के मध्य आयात निर्यात हो गया, खत्म, ये व्यापार हो गया। लेकिन बहुपार्श्विक व्यापार में दो देशों से अधिक देश होते हैं, एक समय में ही व्यापार होता है। एग्जाम्पल भारत, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इस तरीके से एक समय में एक से अधिक देशों के मध्य व्यापार हो रहा है, तो ऐसा व्यापार बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। अर्थात समझ रहे होंगे बात को, दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार तो वो विदेशी व्यापार है, और ये व्यापार दो प्रकार का होता है, एक द्विपार्श्विक और दूसरा बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक मतलब दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार, और बहुपार्श्विक मतलब कई देशों के मध्य होने वाला व्यापार। हम इसकी चर्चा आगे वाले टॉपिक में और विस्तार से करेंगे, लेकिन अभी इतना ही देखें। इसके बाद एक शब्द मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, व्यापार अवरोधक। ये कोई टॉपिक नहीं है अलग से, ये ध्यान रखना जो भी बता रहा हूं, ये टॉपिक के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्द हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं। ऐसे में आपको इनका अर्थ समझना आवश्यक होगा, क्योंकि जब तक शब्दों का अर्थ ही नहीं मालूम होगा तो टॉपिक का अध्ययन कैसे कर पाएंगे। तो व्यापार अवरोधक, इसको पढ़ने से पहले रास्ते में चलते समय शायद कभी आपको ये मिला हो। देखो क्या है ये, रास्ते में आप जा रहे हैं सड़क पर, क्या सड़क पर कभी कुछ ऐसा मिला? कुछ बालक पहचान गए होंगे, बिल्कुल हो सकता है सही कह रहे हैं आप लोग। इसको कहते हैं स्पीड ब्रेकर। ये ब्रेकर है जिसको हिंदी में गति अवरोधक कहा जाता है। अंग्रेजी में स्पीड ब्रेकर, स्पीड मतलब गति, और ब्रेकर मतलब ब्रेक लगाने वाला, मतलब बाधा उत्पन्न करने वाला, मतलब अवरोधक। क्या होता है, आप देखा होगा, कोई भी व्यक्ति जो वाहन चालक है वो इस तरफ से आ रहा है, तो ब्रेकर जब उसके सामने आएगा तो उसे अपनी गाड़ी की गति को धीमा करना ही करना होगा।
वह धीमी गति से फिर गाड़ी को ऊपर पार कराएगा और आगे बढ़ेगा और फिर गति को तीव्र कर देगा। यानी इसने जो स्पीड ब्रेकर है, गति अवरोधक है, इसने गति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी। व्यक्ति बढ़िया तीव्र गति से गाड़ी चला रहा था, लेकिन ब्रेकर के आने से गति में बाधा उत्पन्न हुई और उसे अपनी गति धीमी करनी पड़ी। ये तो नियम है। और अगर ना करे गति धीमी, जैसे आप लोग गरम खून वाले हैं, आप तो कहेंगे हम तो गति धीमी नहीं करें। अगर आप गति धीमी नहीं करते हैं, कोई वाहन चालक गति धीमी नहीं करता है, तो परिणाम भी कई बार सामने आते हैं। क्या परिणाम हो सकते हैं कि यहां तो वाहन चालक वाहन के ऊपर बैठा है, वाहन चालक वाहन के ऊपर बैठा है, तीव्र गति से अगर गाड़ी को पार कराएगा, वाहन को पार कराएगा, तो हो सकता है यहां पर वाहन चालक के ऊपर आ जाए, अर्थात दुर्घटना होने का अंदेशा बहुत अधिक हो जाता है। तो मैं बहुत पूछ रहा हूं, टॉपिक से आते हैं। जिस तरह सड़क पर चलते समय गति अवरोधक मिलता है जो गति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देता है, गति अवरोधक गति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला, तो उसी तरह से व्यापार अवरोधक व्यापार के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला। कैसे? व्यापार अवरोधक सरकार के द्वारा अपनाया गया एक नियम है या अपनाई गई एक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से सरकार विदेशी व्यापार पर या विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाती है। पहले परिभाषा देखें। सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोधक कहलाता है। सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोधक कहलाता है। कुछ ऐसे कारक हैं जिसमें प्रमुखतः आता है एक शब्द सीमा शुल्क। जब सरकार को यह लगता है कि विदेशों से आने वाली वस्तुएं अत्यधिक मात्रा में आ रही हैं, तो सरकार उन वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा देती है, जिससे विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर नियंत्रण लगता है और व्यापार अवरोधक की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कैसे? जरा वो भी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। बड़े विस्तार से जा रहा हूं, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये भारत है और ये जापान, एग्जाम्पल के रूप में कल्पना करते हैं हम इस बात की। कोई एक वस्तु ले लेते हैं हम, कुछ भी एक वस्तु, ये मार्कर भी ले लीजिए। दिख पा रहा है आपको नीचे का ब्लैक बोर्ड? जरा देखते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो
हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक छोटे से एग्जाम्पल की कि इस मार्कर को लेते हैं, ये मार्कर भारत में बन रहा है, सिर्फ एक ही कंपनी का मार्कर है जो भारत में बन रहा है। इसके अलावा दूसरे देश की कोई वस्तु यानी कोई मार्कर दूसरा हमारे देश में नहीं है, सिर्फ ओनली अकेला यही मार्कर बन रहा है। ठीक है, एक सिंगल, सबको इसकी आवश्यकता है, सब खरीदना चाहते हैं। अब ये चाहे भारत की कंपनी चाहे तो अपनी कीमतों में दोगुनी और तिगुनी वृद्धि कर सकती है, क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं है भारत के सामने, भारतीय नागरिकों के सामने। अब जापान के एक कंपनी है जो मार्कर बनाती है और उसने भी भारत में मार्कर बेचने शुरू कर दिए। आप समझना बात को, पहले सिर्फ भारतीय कंपनी ही मार्कर बेच रही थी भारत में, अब जापानी कंपनी भी आ गई है भारत में मार्कर बेचने के लिए। तो उपभोक्ताओं को क्या मिल गया? विकल्प मिल गया। अब उपभोक्ता या तो भारतीय कंपनी का मार्कर खरीद सकते हैं या जापानी कंपनी का, जो सस्ता होगा वो खरीदेंगे। अब भारतीय लोगों ने भारतीय मार्कर को खरीदने के बजाय जापानी मार्कर को ज्यादा पसंद किया और बेतहाशा मात्रा में जापानी मार्कर भारत में आकर बिकने लगे। भारत के उद्योग धंधे नष्ट होने लगे, भारत का मार्कर उद्योग समाप्त होने लगा। अब भारत सरकार ने देखा भैया भारत के अंतर्गत जापान के मार्कर का विशेष रूप से प्रभाव हो गया है, तो भारत ने क्या किया? व्यापार अवरोधक लगा दिया। व्यापार अवरोधक कैसे लगा दिया? सीमा शुल्क वृद्धि कैसे कर दी? जापान से कह दिया कि यदि आपको हमारे देश में आकर वस्तु बेचनी है तो इतने अरब रुपए, इतने करोड़ रुपए, इतने लाख रुपए पहले हमें देने होंगे, यानी एज ए टैक्स, तब आप हमारे यहां व्यापार कर सकते हैं। अब जापानी कंपनी को यह लगा कि जब इतनी मात्रा में मैं टैक्स चुका दूंगा सीमा शुल्क के नाम से, तो क्या तो व्यापार होगा और क्या मुझे लाभ होगा। तो ऐसे में जापान ने अपना मन बदल लिया कि भैया मुझे मारकर अब भारत नहीं बेचना। जापान ने दूसरा देश अपना लिया, दूसरी जगह चला गया और वहां अपनी वस्तु बेचने लगा। तो सरकार ने क्या कर दिया? व्यापार अवरोधक, सीमा शुल्क यानी व्यापार में बाधा उत्पन्न कर दी। अब फायदा किसको होगा? भारतीय कंपनियों को। अब भारतीय कंपनियां पुनः अपने मार्कर बनाएगी और पुनः भारत में बेचेगी। तो ये प्रक्रिया है, इसको और हम विस्तार से समझेंगे हालांकि आगे जाके। अभी इतना ही देखें खाली कि सरकार के द्वारा जब विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह प्रतिबंध व्यापार अवरोधक कहलाता है। भाई एक और देखते हैं उदाहरण। यहां तो देखिए ऊपर परिभाषा में कि सरकार के द्वारा विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोधक है, जबकि उदारीकरण के अंतर्गत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर से प्रतिबंध हटाना उदारीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा विदेशी व्यापार से प्रतिबंधों को हटाना, यहां तो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, सीमा शुल्क लगाए जा रहे हैं, जबकि यहां पर सीमा शुल्कों को हटाया जा रहा है। जब तब कभी सरकार को यह लगे कि स्थानीय कंपनियां
उपभोक्ताओं का शोषण कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के द्वारा नागरिकों को अधिक कीमत पर वस्तु बेची जा रही है, तो सरकार विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल देती है, प्रतिबंधों को हटा देती है, जिससे विदेशी कंपनियां देश में आती हैं और व्यापार किया जाता है। तो सरकार के द्वारा विदेशी व्यापार से प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण, और सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर प्रतिबंधों को लगाना व्यापार अवरोध। क्लियर होगा ये तीन परिभाषाएं। एक लास्ट परिभाषा और देख लीजिए आज के लिए, फिर चर्चा करेंगे इसके आगे कल। बहुराष्ट्रीय कंपनी। नाम के अकॉर्डिंग ही बहु मतलब बहुत सारे और राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र की, अर्थात एक ऐसी कंपनी जो एक देश में व्यापार ना करके अनेक देशों में व्यापार करती है। एक ऐसी कंपनी जो एक देश में व्यापार ना करके अनेक देशों में व्यापार करती है, ऐसी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको अंग्रेजी में MNC भी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। एक ऐसी कंपनी यानी संस्था, कोई उद्योग जो एक देश में यानी अपने देश में व्यापार ना करके अनेक देशों के साथ व्यापार करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी अर्थात एक ऐसी कंपनी जो किसी एक देश के लिए कार्य न करे, एक देश में रहकर कार्य न करे, अपितु उसकी शाखाएं, उसकी ब्रांच कई देशों में फैली हुई हो। आज कई ऐसी कंपनियां, मोबाइल की बात करें, ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, ऐसी कई कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। या मोटरसाइकिल की बात करें, हीरो है, होंडा है, किसी एक देश की कंपनियां नहीं है या किसी एक देश में व्यापार नहीं करती, अपितु विश्व के तमाम देशों के अंतर्गत इनकी ब्रांचेज हैं, इनकी शाखाएं हैं और ये वस्तुओं का आयात निर्यात दूसरे देशों से भी करती है। तो एक ऐसी कंपनी जो किसी एक देश के साथ व्यापार ना करके या अपने देश में रहकर ही व्यापार ना करके अनेक देशों के साथ व्यापार करे, ऐसी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द रहेंगे जो आगामी टॉपिक में बार बार आएंगे। हालांकि कुछ और भी शब्द हैं जिनकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। आज के लिए 4 परिभाषाएं बाकी हैं। आगामी वीडियो को देखते रहिए, आगामी टॉपिक पढ़ने के लिए आगामी वीडियो देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।